अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर से हालात एकदम बदल गए हैं। पश्चिम एशिया में शांति से बाजार में जोरदार तेजी है। क्रूड भी 14% फिसलकर $95 के नीचे आया है, जिससे एनर्जी संकट और महंगाई बढ़ने का रिस्क घटा है। डॉलर की नरमी से रुपए को भी कुछ राहत मिली है। ऐसी सूरत में आरबीआई का क्या रुख होगा? क्या आरबीआई कुछ कमेंट्री देगा आगे के लिए? ये वित्त मंत्री पहले संकेत दे चुके हैं कि आरबीआई के पास रेट कट करने की गुंजाइश है। क्या शांति के इस प्रस्ताव के बाद गवर्नर उस बात को एंडोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब पर चर्चा होगी। इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट और मार्केट एनालिस्ट का एक बड़ा पैनल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और साथ ही आपको आशीष भी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दिखा दीजिए हमारे पैनल को प्लीज, और आशीष को भी। आशीष, गुड मॉर्निंग। और आज एक काफी इम्पोर्टेंट पॉलिसी की शुरुआत हो रही है। और चलिए, हमारे साथ इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ डेट दीपक अग्रवाल और आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज जुड़े, और क्रिसिल के सीनियर इकोनॉमिस्ट और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, और बाकी लोग साथ ही साथ जुड़ते जाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष, बिल्कुल गजब दिन है। पिछली पॉलिसी 2 महीने पहले और इस पॉलिसी के बीच में किस तरह का बदलाव, ये छोड़िए, आवाज की एमपीसी और आरबीआई की एमपीसी 2 दिनों में किस तरह का बदलाव होता हुआ। अदिति से चर्चा हो रही थी उस एमपीसी में आवाज की। दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्टांस में कोई बदलाव नहीं, कमेंट्री का इंतजार रहेगा। अदिति, पहला सवाल तो यही, कमेंट्री में किस चीज का इंतजार होगा, क्या वॉच आउट करोगे आप? देखिए, एक तो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा कमेंट्री में, और वॉच आउट आप क्लियरली ये होगा कि जिस तरह से ये सिनेरियो ओवरनाइट बदला है, उसके बाद किस तरह का सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट और जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट एमपीसी की तरफ से आता है। आज नए सीरीज के पहले फोरकास्ट होंगे एमपीसी की तरफ से, तो ये एक हम इंडिकेशन लेंगे कि नया बेसलाइन क्या है, व्हाट इज द न्यू नॉर्मल दैट वी नीड टू लुक एट फॉर FY27। उसके आगे अगर कोई हिंट आती है बॉन्ड यील्ड की तरफ, आईएनआर की तरफ, दोनों ने काफी वॉलेटिलिटी दिखाई है, तो ये भी हम क्लोजली वॉच करेंगे। मेरे हिसाब से अभी भी जो टोन होगी वो बहुत ही बैलेंस्ड होगी। डेटा और डेवलपमेंट बेस्ड आगे का जो रुख है इस पे सेटल होगा बेसिकली। चलिए दीपक अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। और देखिए, मार्केट की स्थिति पिछले 3 दिनों में पूरी पलट चुकी है। चाहे आप डॉलर रुपये देखें, चाहे आप बॉन्ड मार्केट देखें, जो पैनिक सिचुएशन थी उससे तो हम ऑलरेडी काफी रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि एमपीसी की 3 दिन की बैठक थी, पहले 2 दिन तो उनके लिए समीकरण अलग थे, आज सुबह समीकरण बदले हैं। आप क्या मान रहे हैं, मनी मार्केट क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रही है? गुड मॉर्निंग। और अमित, मैं आपसे सहमत हूँ कि पॉलिसी तो लग रहा है कि जैसे साइड शो जैसे है, बिकॉज सीज फायर 15 दिन की जो सीज फायर अनाउंस हुई, लेकिन ये बॉन्ड मार्केट में बेसिकली रुपी डिप्रिसिएशन होने के कारण मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं आरबीआई रेट बढ़ा नहीं दे रुपी को डिफेंड करने के लिए, बट वो एक्सपेक्टेशन लास्ट 2-3 दिनों में बाजार में अनवाइंड हुई है, और आज सुबह भी हमने देखा है तो वो पोजीशन जो है वो अनवाइंड हो चुकी है। तो बाजार में 2 चीज थी, एक थी कि किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ये पॉलिसी में कोई आरबीआई रेट एक्शन लेने वाला है, आरबीआई अपनी स्टैंड भी न्यूट्रल रखने वाला है। ये जैसे अदिति ने कहा कि इन्फ्लेशन ये FY27 के लिए न्यू सीरीज के हिसाब से शायद आरबीआई 4 का 4.5% इंक्रीज कर दे और ग्रोथ को थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज कर दे। सो आरबीआई की कमेंट्री प्रोबली के राइट नाउ आरबीआई इज विलिंग टू लिव विद हायर इन्फ्लेशन फॉर द टाइम बीइंग, और अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई इज ऑल्सो विलिंग टू एक्ट। तो ये कमेंट्री की उम्मीद थी ये पॉलिसी में, बट आज लास्ट 2 दिनों में जो हमने अनवाइंड देखा है उससे मार्केट में भली पॉलिसी एक्शन की उम्मीद अनवाइंड हुई है, बट आरबीआई की तरफ से हमें लगता है कि प्रोबली मैसेज दैट यस देयर आर कंसर्न्स ऑन इन्फ्लेशन बट ग्रोथ साइड पे भी कंसर्न है, सो वी विल बी इन वेट एंड वॉच मोड एंड आरबीआई विल कंटिन्यू विद द न्यूट्रल स्टैंस। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं स्टेटस को, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आज कुछ कूल ऑफ जरूर होगा सुबह, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स थोड़ा सा तो ज्यादा हॉकिश थे ही, काफी कुछ प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे थे। वो डिस्टॉर्शन था, मैं आऊंगा कि या तो बॉन्ड मार्केट ओवरशूट कर गए अपने आप को। इस पे बातचीत बाद में, पहले फिरोज अजीज साहब के पास चला जाए, आनंद राठी वेल्थ की। फिरोज, आनंद राठी वेल्थ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई साहब, और मार्केट्स क्या मान के चल रहे हैं?
सर मैं तो ऑफ कोर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट हम वो देखते हैं कि भाई लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस आरबीआई पॉलिसी के आधार पे मैं तो ये मानूंगा कि रेट कट की गुंजाइश नहीं है, वेट एंड वॉच का स्टांस होगा जो लास्ट टाइम भी लिया गया था। स्पेशली अगर आप देखते हो तो शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो 3 महीने का 15 दिन का पैसा था मार्केट में वो रेपो से कम ट्रेड कर रहा था, अब वो रेपो से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ट्रांसमिशन जिसकी बात की थी फरवरी की एमपीसी में, वो ट्रांसमिशन होता दिख रहा है। और लिक्विडिटी पहले ज्यादा ईज थी लिक्विडिटी, अब वो न्यूट्रल टाइप आ गई है। तो हेडलाइन में कुछ ज्यादा चेंज की उम्मीद नहीं देखते हैं, बट एक्चुअल टाइटनिंग हुई है बियॉन्ड द हेडलाइन, दैट्स वन। और उसका बैरोमीटर क्या होता है? उसका बैरोमीटर ये होता है कि भाई रेपो से कितना इर्द गिर्द घूम रहा है 15 दिन महीने दिन का पैसा। इसमें कोई बदलाव नहीं, और क्लियरली गवर्नर साहब ने 2-3 चीजें कही शुरू से, अगर आप उन्हें सुन रहे थे तो, कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का फोरकास्ट अप किया गया है, थोड़ा सा ग्रोथ का फोरकास्ट कम किया गया है। हालांकि सीज फायर हुआ है, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट, एक तो सप्लाई साइड प्रेशर, और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो डैमेजेस हुए हैं उनसे जब तक वो रिज्यूम ना हो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। कोर इन्फ्लेशन के पहली बार फुल ईयर के एस्टिमेट दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो FY27 के लिए 4.6% का इन्फ्लेशन एस्टिमेट है। अपसाइड रिस्क की उन्होंने बात की है, हालांकि Q1 में 4%, Q2 में 4.4%, Q3 में 5.2% और Q4 में 4.4%। जीडीपी की जहां तक बात है, पहले 2 क्वार्टर का जीडीपी का एस्टिमेट कम किया गया है। Q1 का 6.8 कर दिया गया वर्सेस 6.9, और Q2 का जो 7% था उसको 6.7% पर लेकर आ गए हैं। FY27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो भी थोड़ा सा कम किया गया है, 6.9% पर लेकर आए हैं। और FY26 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.6% के करीब रखा गया। आखिरी में जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है वो बैंकों वाला, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं उसका लिंक इससे तो नहीं है जो अभी रुपी को लेकर उन्होंने जो बैंकों की पोजीशन को लेकर जो उन्होंने बात की थी, कहीं उससे उसको लिंक तो नहीं किया जाने। मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो SBI जैसे स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे आशीष। लेकिन अब तक ये कुल मिलाकर आरबीआई की पॉलिसी एक काफी सोची और समझी हुई और काफी एक मैं कहूंगा सहज पॉलिसी आरबीआई की तरफ से। बिल्कुल ठीक, अनएक्सपेक्टेड लाइंस वैसे ही हुआ। ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं, 5.25% पे रेपो रेट जस का तस बरकरार रखा गया है, और यूनानिमसली यानी कि सारे के सारे एमपीसी मेंबर्स ने इसी मत पे इसके साथ ही गए। दूसरी बात, स्टैंड न्यूट्रल का, जैसा आवाज के एमपीसी ने कहा था वैसे ही हुआ। न्यूट्रल का स्टैंड इसीलिए कि फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं, खुला मैदान है, जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से मूव करती हुई आरबीआई नजर आएगी या उसकी एमपीसी नजर आएगी। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस बढ़ाए गए, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस रिड्यूस करे गए। एमपीसी के, आवाज के एमपीसी के 2 मेंबर स्क्रीन पर हैं, अदिति नायर और डीके जोशी साहब। एक सवाल था, अच्छा पहले तो डीके सर वेलकम ऑन बोर्ड। मैं एक तरफ इन्फ्लेशन इंच अप करना और वो एक रिस्क के तौर पे सामने रखना, दूसरी तरफ ग्रोथ, मेरे ख्याल से कई हमारी एमपीसी में और जनरली बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद इस बार नहीं, एक आध क्वार्टर का इंतजार करेंगे, लेकिन ग्रोथ में एक मीनिंगफुल नॉक इसी पॉलिसी में सामने आ गया। 6.9% की बात कर रहे हैं FY27 के लिए। कैसे देखूं, ये हॉकिश है या ये न्यूट्रल रखोगे अभी भी आप? मैं इसको अभी स्टांस तो न्यूट्रल है, पर ये जो पॉलिसी है कमेंट्री के हिसाब से। हाँ, तो देखिए ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है, ये एक बैकड्रॉप जो है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एनर्जी शॉक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आई थिंक ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये एक शॉक बहुत बड़ा है, तो इसका ये ऑलरेडी करीब 40 दिन के आसपास होने वाले हैं, अब ये प्ले आउट कर चुका है। उसका असर बिल्कुल इकोनॉमी में दिखाई देगा लास्ट क्वार्टर में और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में। तो उस वजह से उन्होंने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े शुरू में थोड़ा सा कम किए, बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं है, ये बहुत ही फाइन ट्यूनिंग की है उन्होंने डाउनवर्ड के साइड। आई थिंक इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गाइडेंस टिपिकली आरबीआई पिछले कई पॉलिसीज में दे रहा था कि रिस्क आर बैलेंस्ड, अब गाइडेंस चेंज हो गया है। रिस्क टू ग्रोथ इज टू द डाउनसाइड एंड रिस्क टू इन्फ्लेशन इज टू द अपसाइड। ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि ये एक स्टांस इन्होंने चेंज किया है। और आई थिंक इसके अलावा एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, और जिस वजह से उन्होंने
ज्यादा ग्रोथ को बड़ा फाइनली रिड्यूस किया, वो ये है कि वो जो क्राइसिस ये आया है उसमें जो इकोनॉमी की हालत थी उस समय वो काफी स्ट्रांग रही है, जिस वजह से रेजिलियंस थोड़ा सा आती है। पर क्योंकि शॉक, जैसा मैंने कहा कि लार्जेस्ट एनर्जी शॉक ऑन रिकॉर्ड है, तो उसका असर तो आप जितने मर्जी रेजिलियंट हो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि हम ऑयल पे, इंपोर्टेड ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट है और ये एक तरह से पॉली क्राइसिस है, कई चीजों में इसका असर दिखाई दे रहा है। तो आपका लो करंट अकाउंट डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और अच्छा ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स आपकी मदद करते हैं, पर उसके बावजूद भी ये शॉक इतना बड़ा है कि इसका असर जरूर दिखाई देगा दोनों पैरामीटर्स में। वही उनकी फोरकास्ट में भी रिफ्लेक्टेड है और वो उनके गाइडेंस में भी रिफ्लेक्टेड है। और एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि अभी तक तो ये सप्लाई शॉक है, अगर ये इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, जिसकी हमने एमपीसी में भी बात की थी, ये बढ़ते हैं तो इसका ये डिमांड शॉक हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी कई चीजों में असर आएगा, इनकम में भी असर आएगा। तो वो स्थिति अभी फिलहाल नहीं है, पर ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है इस तरह के फैसले। ओके, मीनवाइल वो एसबीआई की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आया, वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हटाया गया, वो उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ होगा। मैं सोच भी रहा था कि ये हो सकता है। अच्छा दीपक जी, पॉलिसी सुनी आपने, कैसे लग रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से अब रिएक्ट करेगा आगे जाते हुए, क्या एक्सपेक्ट करें? ये बेसिकली कॉशियस पॉलिसी थी एंड लेट्स से आइडियली आरबीआई गवर्नर ने इन्फ्लेशन टारगेट थोड़े बढ़ा दिए हैं। कोर इन्फ्लेशन 440 रखा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.6% रखा है। उन्होंने ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाया क्रूड ऑयल के कारण, बट उन्हें वेदर रिलेटेड रिस्क भी इन्फ्लेशन को लग रहे हैं। आइडियली हम देखें तो रिपो रेट आज के डेट में 5.25 है, और अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन देखें 460, तो रियल रेट जो है ये आपका करीब 65 बेसिस पॉइंट के करीब है। सो अगर इन्फ्लेशन आरबीआई अगले कुछ महीनों में हम उसमें बढ़ावट देखते हैं और आरबीआई को लगता है कि प्रोबेबली जून या अगस्त में एवरेज इन्फ्लेशन पूरे साल भर के लिए 490 है, तो थोड़ी बहुत मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉसिबिलिटी है। तो हमें देखना होगा। यस, ये सीज़फायर अच्छी बात है, उसके कारण हमने क्रूड में गिरावट देखी है। होपफुली क्रूड $80 से $90 के बारे में सेटल हो जाए और फूड ग्रेन इन्फ्लेशन हमें आई नहीं। अदरवाइज इफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन हायर, और बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हम कुछ रेट हाइक देख सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि मार्केट पहले सोच रहा था कि आरबीआई कहीं 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नहीं कर दे करेंसी को डिफाइन करने के लिए, तो वो सब पॉसिबिलिटीज और आउट ऑफ द विंडो। मार्केट ने काफी डिस्काउंट कर चुका है। बाजार में अभी भी मेरे ख्याल से 50 से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ऑलरेडी प्राइस इन है। तो अगर अगले सेकेंड हाफ में रेट हाइक्स होते भी हैं तो मुझे ब्याज दरों मतलब एटलीस्ट मार्केट यील्ड्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें दिखता नहीं। ओके, चलिए अब एक मार्केट व्यू भी ले लेते हैं, स्टॉक मार्केट व्यू। संजय सिन्हा है हमारे साथ, उसके बाद कुछ ट्रेड्स भी ले लेंगे। संजय जी, गुड मॉर्निंग। पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको मार्केट पर, या लग रहा है कि बस अब ये पॉलिसी थोड़ी सी साइड शो बन जाएगी? वैसे बैंक निफ्टी और एसबीआई डे हाई पर आ गए, तो क्लियरली थोड़ा सा मार्केट अब उस सिचुएशन को रीड कर रहा है। बैंक निफ्टी अब करीब 2600 पॉइंट ऊपर हो गया है। संजय जी, आपका व्यू? तो देखिए, आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके बैकग्राउंड में पॉलिसी का इंपॉर्टेंस बाजार के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम है, लेकिन पॉलिसी के दो टेक अवेज हैं जिनका मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म असर बाजार पे पड़ेगा। आरबीआई ने इन्फ्लेशन की दर को प्रोजेक्ट किया है कि वो थर्ड क्वार्टर तक 5% के ऊपर चली जाएगी और फिर उसके बाद फिर वो टेपर डाउन करेगा। तो अनुज, अगर आपको याद होगा, पिछले साल ये चर्चा का विषय रहा था कि चूंकि अब इंडिया डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, तो नॉमिनल टर्म्स पर कंपनीज की अर्निंग पर असर और निफ्टी की ईपीएस पर असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर FY27 में एवरेज इन्फ्लेशन की दर अगर ऊपर रही और डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो फिर नॉमिनल तौर पे हो सकता है कि अर्निंग्स पर शेयर FY27 में जितना पहले एस्टिमेट किया गया था उससे ज्यादा हो, और फिर उसका असर हमें निफ्टी पर भी होते हुए दिखेगा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि चूंकि स्टांस अकोमोडेटिव रखा गया है, ना कि कोई भी ऐसा वक्तव्य दिया गया है जिसमें कि हॉकिश ट्रेंड लगे,
तो वो भी बाजार के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव है, क्योंकि बाजार अभी भी मानता है कि आगे जाकर इन्फ्लेशन की दर कम होगी और देयरफॉर रेट कट की संभावना है। हमने कुछ देर पहले अपने को पैनलिस्ट को भी सुना कि ये एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी है। तो मिला जुला असर मैं समझता हूं कि पॉलिसी का बाजार पे आज नेगेटिव हो सकता था अगर आरबीआई हॉकी स्टांस लेता या ये इंडिकेट करता कि आगे जाकर रेट बढ़ाए जा सकते हैं। तो उस मामले में न्यूट्रल रहा, और चूंकि मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं, क्रूड के दाम भी आज बहुत तेजी से गिरे हैं 14% के आसपास, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फाउंडेशन बन गया है इस रैली को सस्टेन करने के लिए। ओके, चलिए मीनवाइल एक और चीज मैं आपको बताऊं आशीष, एक बार निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक देखिए आप एक बार। निफ्टी बैंक करीब करीब 5% ऊपर है, और ये निफ्टी आईटी एक्चुअली रेड में आ गया है इस मार्केट में भी। तो कहीं ना कहीं जो एक हमारा व्यू रहा है ना कि इस मतलब यहाँ से रैली में निफ्टी बैंक ही आउट परफॉर्म करेगा, आई थिंक इंटैक्ट है। कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं फटाफट क्योंकि मार्केट में मूव्स आ रहे हैं। मानस, सौमिल और अमित सेठ है हमारे साथ। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो देखिए एलआईसी इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, और क्रैक बहुत हुआ था, तो यहाँ पर बाउंड बैक की उम्मीद ज्यादा है। आई थिंक 780 रुपए के स्टॉप लॉस से 840 रुपए के टारगेट के लिए एलआईसी इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। एलआईसी में खरीदारी मंडे को है बोर्ड मीट, जिसमें ये लोग करने वाले हैं बोनस इशुएंस पे विचार भी। और वैसे भी आज अच्छा बाजार है तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी थोड़ी सी स्प्रिंग अप हो रही होगी। मानस का हो गया एलआईसी। सौमिल, कोई ट्रेड पकड़ में आ रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या बैठ रहा है? Absolutely. Good morning to everyone. Positive view on the banks. Banks में बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं, खास करके PSU बैंक्स में। यूनियन बैंक वुड बी माय प्रेफर्ड पिक, और यहाँ पे मुझे लगता है कि नया रैली ऊपर की तरफ शुरू हुआ। इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 175। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉसेस हैं इस समय बिकॉज अच्छा खासा गैप अप हुआ है। सो यूनियन बैंक में 175 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर में टारगेट होगा 200 प्लस के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। दूसरा कॉल होगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ये पूरी गिरावट में ये सस्टेन हो रहा था, और एक अच्छा सपोर्ट लिया है लोअर बोलिंगर बैंड से ऑन द डेली चार्ट्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी रैली फिर से मीडियम टर्म में शुरू हुई है। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1920 के, और नीचे में स्टॉप लॉस रखना है 1715। ओके, दो बढ़िया से आइडियाज हैं, यूनियन बैंक और भारत फोर्ज। हाँ, गैप तगड़ा है, वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉसेस, लेकिन इन स्टॉक्स के साथ कन्विक्शन राइड कर रहा है। अभी भी और मजबूती तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। कोलकाता लिए चलते हैं आपको अमित सेठ साहब के पास। सेठ साहब, कौन से ट्रेड्स ग्रिप में आ रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय के दो ट्रेड्स रहेंगे। पहला रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जब मार्केट करेक्ट भी कर रहा था तो 190-195 के लेवल्स काफी अच्छे से होल्ड किए। 10-20 डेमा 50 डेमा पे एक अच्छा कंसोलिडेशन रहा। यहाँ पे एक पुल बैक कंप्लीट है, रेजिस्टेंस ऑफ 200 के आसपास वो आज गैप के साथ टाटा स्टील ने कवर कर लिया है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 200 रुपीज का, और टारगेट टाटा स्टील में रहेंगे 212 के। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है दैट इज एबीबी। एबीबी ने एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ थ्रू आउट दिखाई है। यहाँ पे भी फॉलोइंग चैनल का एक ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 10-20 डेमा से एक मूव दिया है। ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है। लगभग 6487 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 6400 का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 6700 के। ओके, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि रंजन जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि एसबीआई में बड़ा मूव आ रहा है। रवि जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। एक जो बात हुई है रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पर आपकी कमेंट, और क्या ये आपके लिए एक ईपीएस पॉजिटिव मूव होगा? जो गवर्नर साहब का स्टेटमेंट था उसमें इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शायद इन्होंने पीएनएल में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी इसमें क्या होता है कि 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो हमारा एएफएस में या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, उसका हम मेंटेन करते हैं एज आईएफआर। टोटल पोर्टफोलियो अंडर एएफएस एंड एफबीटीपीएल, उसका 2% हम आईएफआर में मेंटेन करते हैं।
तो ये अगर पीएनएल में जाने की फैसिलिटी मिल जाती है तो दैट इज क्वाइट गुड पॉजिटिव फॉर द बैंक, कंसिडरिंग कि लास्ट क्वार्टर में बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत से बैंकों में प्रॉब्लम था, बिकॉज एमटीएम लॉसेस हो सकते थे कहीं कहीं पर। तो ये एक अच्छा मिला है इस क्वार्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव। लीजिए भाई, बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, बैंक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एसबीआई का स्टॉक बढ़िया कर रहा है। रंजन सर, अरे एज अ कंज्यूमर तो हमसे भी जानना चाहते थे, ये सब वॉर के चलते वो जो एक उम्मीद की किरण थी पिछली पॉलिसी तक कि ब्याज दर में कुछ कटौती होगी, एसबीआई पास ऑन करेगा, मेरी जेब पे असर पड़ेगा, फायदा मिलेगा, वो उम्मीद एकदम धूमिल हो गई है। आप कैसे देख रहे हो? क्या यहां से कोई समीकरण देखते हुए कई लोग दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बन रही है, और आरबीआई ने भी वही करा है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ाए, ग्रोथ प्रोजेक्शन रिड्यूस करे। क्या ये इन्फ्लेशन सरदर्द होगा और मेरी जेब पे भारी पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? देखिए, पिछले 2 महीना में हम सभी जानते हैं गल्फ वॉर के चलते प्रॉब्लम तो सब जगह आया। उसके बाद भी कम से कम Q4 में सारे बैंक्स ने और इंडियन इकोनॉमी ने एक पूरे रेजिलियंस दिखलाई, और हम लोग इस पोजीशन में थे कि Q4 सारे बैंक्स के काफी अच्छे गए। अब इस क्वार्टर में चूंकि इंटरनेशनल सिचुएशन देखते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसका रेट में कोई बदलाव होगा, और कोई बदलाव हुआ भी नहीं। तो इमीडिएटली किसी भी कंज्यूमर के लिए या बोरोवर के लिए रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में। और आज तो सुबह कम से कम 14 दिन 15 दिन का युद्ध विराम भी आ गया है, तो अगर इस पर वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस, तो प्रोबेबली नेक्स्ट 15-20 डेज में वी शुड बी बैक टू नॉर्मल एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, अब इस खबर पे आगे बढ़ें इससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अदानी ग्रुप के केस में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कंपनी की जो रिक्वेस्ट थी प्री मोशन कॉन्फ्रेंस, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अदानी ग्रुप ने कोर्ट को अप्रोच किया था कि जो एसईसी की कंप्लेन है उसको खारिज किया जाए, डिसमिस किया जाए। तो अब वो जो प्ली है, टेक्निकली इसमें माना यह है कि कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडमिट हो गई है, वो मतलब रिजेक्ट नहीं हुई। हाँ, इसकी सुनवाई होगी, अब रिजेक्ट नहीं होगी, और इस वजह से ये अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें आप अब एक बड़ा मूव देख रहे हैं। तो ये कुछ देर में फ्लैश करेंगे, लेकिन इस वक्त की अब तक की ये अभी बड़ी खबर है। और देखिए, जो सेकंड रंग इम्पैक्ट आज मार्केट में आना था वो इन्हीं ग्रुप्स में आना था, और अदानी पोर्ट साहब सुबह चर्चा में, अदानी पोर्ट साहब ने वैसे चर्चा की थी, लेकिन बाकी के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, जैसे जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, अदानी ग्रीन है, जो ज्यादा गिरे थे बेसिकली, उनमें सब में अब एक थोड़ा सा एक बड़ा मूव आना शुरू हुआ है। सबका निचोड़ अदानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक 10% के अपर सर्किट पे है इस समय कामकाज करता हुआ। देखते हैं सर्किट खुलेगा तो कहां तक मूव करता है, लेकिन पूरा अदानी पैक वो नीचे फ्लैश भी कर दी खबर, उसके चलते आज हरकत में आता हुआ। याचिका मंजूर नहीं की है, याचिका मतलब सुनने के लिए मंजूरी दी है, प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की याचिका मंजूर की है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है बेसिकली। परफेक्ट है। अच्छा रवि साहब, सॉरी, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट न्यूज पेक था इसीलिए डाइवर्ट कर रहे थे। जहां तक लिक्विडिटी की बात है, गवर्नर साहब तो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि सफिशिएंट, बहुत स्टेप उठाए भी हैं और लिक्विडिटी को लेकर कह भी रहे हैं कि हम सफिशिएंट लिक्विडिटी इंश्योर करेंगे। एक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बीच में चैलेंजिंग था। इस बार के जितने बैंक्स के, एसबीआई का तो नहीं आया, लेकिन जितने बैंक्स के क्वार्टरली अपडेट्स आए, ऐसा लग रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वापस पिकअप करता हुआ। क्या कुछ उस फ्रंट पे आसान हो गया आप लोग के लिए रास्ता? क्या मार्च महीने डिपॉजिट के लिए सारे बैंक के लिए काफी अच्छा रहा, पर्टिकुलरली लास्ट क्वार्टर। और ये प्रोबेबली एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ जो फंड्स जो जाते थे कैपिटल मार्केट में, तो वो फंड हो सकता है उधर ना, जो कि मार्केट काफी स्लॉपी था, तो उस केस में कोई काफी फंड जो है बैंक के पास रह गए। और इनफैक्ट इस मंथ में गवर्नर साहब ने बताया कि पिछले 2 महीने में एवरेज लिक्विडिटी 2,35,000 करोड़ के आसपास है सिस्टम में। इस मंथ में ये बढ़ करके 3.5 लाख करोड़ करीब पहुंच गई है। तो ये डिपॉजिट्स और लास्ट फ्यू डेज में प्रोबेबली थोड़ा जो एडवांसेस रिपे होते हैं, तो लिक्विडिटी काफी अच्छी है मार्केट में। एटलीस्ट फॉर दिस मंथ आई डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉब्लम। Q1 जनरली अच्छा रहता है लिक्विडिटी के लिए। तो और मार्च के डिपॉजिट का बेनिफिट मिल रहा है, जो भी एडिशनल डिपॉजिट आए थे। ओनली थिंग इज दैट दिस क्वार्टर वी एक्सपेक्ट दैट
the rate at which banks were getting deposit, that should also go down for us to effectively pass on the rate cut. चलिए, अच्छा रवि जी, एक सिंस आप हैं हमारे साथ, आप जवाब ना दें तो अलग बात है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ ही लूंगा। अब जो आरबीआई ने रुपी को लेकर जो पॉलिसी बनाई थी और जो ओपन पोजीशंस अनवाइंड करने की बात की थी, एसबीआई की कितनी ओपन पोजीशन थी और एसबीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? ओपन पोजीशन सामने मेरे नंबर नहीं है, लेकिन अब जो 10 तारीख तक का टाइमलाइन है उसमें वी शुड बी कंफर्टेबली आउट, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। वो अपडेट्स आ रहे थे कि कुछ लॉस उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मीनिंगफुल नॉक लेना पड़ेगा, इसीलिए पूछा था वो। नथिंग सिग्निफिकेंट। परफेक्ट। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से। आई एम श्योर पिछले अब तो 6 हफ्ते हो गए थे इस वॉर के, आप लोग आकलन कर रहे होंगे, अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे होंगे, एमएसएमईज के लिए गवर्नर साहब ने कुछ स्टेप भी अनाउंस करे, लेकिन आप लोग का आकलन है क्या? सप्लाई साइड इश्यूज आए, डिमांड साइड डिस्ट्रक्शन हुआ है क्या वो पर्सनल लोन, ऑटो लोन से लोग हाथ खींच रहे हैं, उस तरह से अब एप्लीकेशन अर्जियां आ नहीं रही हैं? क्या एक डर है थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे नॉक देखने को मिल सकता है? ये सब इश्यूज आ रहे हैं क्या सामने? देखिए, मार्च तक जो 31 मार्च तक का जो फिगर हमारे पास अवेलेबल है उसमें तो कोई स्लो डाउन नहीं था। क्रेडिट इनफैक्ट काफी स्ट्रांग रहा पूरे क्वार्टर में, और दैट इंक्लूड्स अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑल एरियाज। ग्रोथ वाज क्वाइट रोबस्ट। इसका इम्पैक्ट Q1 में आएगा कि नहीं अभी देखना बाकी है। ऑलराइट, रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश का लार्जेस्ट बैंकर एसबीआई, अपनी फर्स्ट प्रतिक्रिया सीएनबीसी आवाज पर आपने सुनी होगी। और अब थोड़ा सा एक रुक जरा मार्केट का भी करते हैं वापस, और बैंक निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब 2650 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये एकदम डिहाई पर हैं, हम 55,385 पर इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। संजय जी, पीएसयू बैंक्स में बड़ी करेक्शन हुई थी, प्राइवेट बैंक्स में तो उससे भी ज्यादा बड़ी करेक्शन हुई थी, लेकिन अगर आपको अब चुनना हो तो कौन से स्टॉक्स बेटर रहेंगे, प्राइवेट या पीएसयू बैंक्स? तो अगर आप टैक्टिकल तौर पे चुनना चाहेंगे फॉर द मीडियम टर्म, तो मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स की आउट परफॉर्म करने की संभावना ज्यादा है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी परफॉर्म करेंगे। इसके पीछे 2 कारण मैं समझता हूँ अनुज। एक तो ये है कि अगर आप पिछले 3 साल या 5 साल की निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है, और जो 4 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें से कम 2 तो डेफिनेटली बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। तो मार्केट में एक मीन रिवर्जन की भी थ्योरी होती है कि अगर फंडामेंटल परफॉर्मेंस सुचारू रूप से चल रहा है तो आज नहीं तो कल स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी उसको रेप्लिकेट करेगा। तो मेरे ख्याल से मीन रिवर्जन होना चाहिए। और ये जो अभी हाल के दिनों में कुछ गवर्नेंस को लेके इश्यूज वगैरह उभरे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, मार्केट जब उनको डाइजेस्ट कर लेगा और रियलाइज करेगा कि बैंक्स सुधर हैं तो फिर वो उनमें रैली आएगी। लेकिन तब तक के लिए गिवन द फैक्ट कि ये जो क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं उसके कारण मैं समझता हूँ जीसेक की यील्ड्स दोबारा 7% के नीचे जाने चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि पीएसयू बैंक्स का चूंकि ट्रेजरी बुक ओवर एक्सपोज रहता है टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उनमें मुनाफा आने की संभावना है। प्लस उन्होंने जिस तरह से अपनी एसेट क्वालिटी को बरकरार रखा है और इम्प्रूव किया है वो भी मार्केट रिवॉर्ड करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनुज, आज भी तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक अपने प्राइस टू बुक वैल्यू में 1 से नीचे के लेवल पे चल रहे हैं। तो ये भी तो बाजार को आज नहीं तो कल आरओए के पर्सपेक्टिव में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो री रेटिंग की संभावना ज्यादा है मीडियम टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। सरकारी बैंक्स में री रेटिंग की संभावना ज्यादा है, वो पॉकेट वीजा भी प्राइवेट आउट परफॉर्म कर सकती है। अदिति, जोशी सर के साथ जहां समाप्त कर रहा था वहीं से आपके साथ वहीं कंटिन्यू करूंगा। जोशी सर कह रहे थे कमेंट्री में एक बदलाव, उस स्टैंड चेंज का मतलब इन्फ्लेशन संभालने पे, इसका मतलब एमपीसी का जोर होगा या ग्रोथ को तवज्जो देने पे होगा? कैसे रीड करूं ये जोशी साहब ने जहां पे जाके अपना स्टेटमेंट समाप्त किया था? इन्फ्लेशन की चिंता, क्योंकि आपने जब बताया था तो आप लोग अपने मॉडल में 4.3% प्राइसिंग कर रहे थे, उससे तो कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन का नंबर सामने आया, और यही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा जो बाजार प्राइसिंग करा उससे कहीं ज्यादा सबसे बड़ी रिस्क है क्या इस समय?
इंटरेस्टिंगली जो इन्फ्लेशन का उन्होंने प्रोजेक्शन किया है वो अभी भी एक नॉर्मल मॉनसून मान के ही किया है। आई इनिशियली थॉट कि अगर वो 4.6% कह रहे हैं तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक एल नीनो या एक बिलो एवरेज मॉनसून को बिल्ड इन कर लिया होगा, बट जो डिटेल्स आए हैं उसमें उन्होंने नॉर्मल इन्फ्लेशन ही बिल्ड इन किया है। तो 4.6% मेरे तरफ से, अगर मैं इन्फ्लेशन मानती हूँ कि 4.6% रहेगा पूरे साल का एवरेज, तो मुझे 6.9% ग्रोथ काफी ऊंची लग रही है। एज वी हैड डिस्कस दैट डे, हमारा ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है 4.3% और 6.5%, $85 पर बैरल का क्रूड को लेकर। तो 6.9% मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये एक क्लियर इंडिकेशन है मेरे हिसाब से दैट रेट कट्स आर कम्प्लीटली ऑफ द टेबल। अब रेट हाइक इस कैलेंडर ईयर में आएगी या नहीं आएगी या उसके बाद आएगी वो अलग क्वेश्चन है, बट जो आप उस दिन भी मुझे पूछ रहे थे, मेरे हिसाब से रेट कट तो अब बिल्कुल ही ऑफ द टेबल है। अगर विदाउट इवन कंसिडरिंग एल नीनो अगर हम 4.6% सीपीआई इन्फ्लेशन का एवरेज मान रहे हैं तो ग्रोथ पे भाई साहब रिस्क है, और अभी वो स्काईमेट ने क्या पूर्वानुमान पहला तो आ ही गया है, वो थोड़ा सा मानसून के बारे में भी थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति आती हुई। दीपक सर, आपके बॉन्ड मार्केट का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंफर्ट था कि सरकार कंसिस्टेंट रही, जो फिस्कल डेफिसिट की बात करती थी, जो बोरोइंग प्रोग्राम की बात करती थी, उस पर मोटा मोटी खड़ी उतरती हुई नजर आई थी। ये बदली परिस्थिति में क्या कोई डर कि हो तो रहा होगा ऐसा कि सरकार के जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं वो शायद मीटअप ना हो रहे हों, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हों, तो वो बोरोइंग प्रोग्राम में कुछ ज्यादा डगमगाहट दिखेगी, ऐसा मान के चल रहे हो आप लोग क्या? सर, गवर्नमेंट और अभी क्रूड प्राइसेस थोड़े पीछे आ चुके हैं, नीचे $85 में स्टेबलाइज हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी कट की थी, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट ओपनिंग गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स, लाइक से 30 से 40 बेसिस पॉइंट गवर्नमेंट के फिस्कल पे इम्पैक्ट आता है अगर एक्साइज ड्यूटी हम कट पूरे साल भर अर्जुन करें तो देखते हैं गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन करके। आज के डेट में ये उम्मीद नहीं है कि FY27 में जो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3% का रखा है, ये काफी बढ़ता हुआ नहीं लग रहा। अगर 4.30 का लेके 4.40, 4.50 होगा, उससे बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा वरीड नहीं होगा। एक तो ये है कि लास्ट ईयर भी आरबीआई ने काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये साल भी उम्मीद है कि आरबीआई विल इंक्रीज प्राइमरी लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीद के। तो अगर गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए 430 से 450 की होती है, तो मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड मार्केट में उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक बात हमें समझना है कि बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ी मंदी हो चुकी है। मार्केट को लग रहा था कि क्रूड के कारण कहीं आरबीआई इंटरेस्ट रेट एज ए टूल नहीं यूज करे करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बट सिंस हमने देखा सीज फायर हुआ है, सडनली अगर आरबीआई के रेट हाइक्स आएंगे भी तो ग्रेजुअल होंगे। बेस्ड ऑन आरबीआई की जो इन्फ्लेशन गाइडेंस है, रियल रेट 65 बेसिस पॉइंट के करीब है। अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो हो सकता है सेकंड हाफ में ग्रेजुअली रेट्स बढ़े, बट मार्केट ने उससे काफी ज्यादा डिस्काउंट करके रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स में काफी बड़ी चढ़ावट नहीं दिखती यहाँ से। ओके, चलिए अब एक आखिरी ट्रेड लेते हैं मानस जी की तरफ से। मानस जी बताइए, क्या ट्रेड पिक किया आपने? देखिए, नुवामा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नुवामा ने अपने 50 मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लिया और अब ये 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 1250 के स्टॉप लॉस से 1325 के टारगेट के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे पैनल का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति जी, दीपक जी, डीके जोशी जी, संजय सिन्हा जी, मानस, सौमिल, अमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट डे हाई पर इस समय, और अब आप एक चीज मान के चलें, सेकंड राउंड ऑफ बाइंग की शायद शुरुआत हुई है। हमने बात की थी आशीष की, सुबह का जो लो होगा पहले घंटे का वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वहां से भी हम और 70-80 पॉइंट ऊपर ही हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो अब हम 55,000 पर शुरुआत करने के बाद अब और उसमें 400-500 पॉइंट ऐड कर चुके हैं। 54,800 पर चलो कोई नहीं ले पाया होगा, लेकिन 55,000 पर भी अगर आप ले पाए तो, और 55,433 पर आ चुके हैं। और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, ऑलमोस्ट 17:1 का। और जो मैं बात कर रहा था ना, अगर आप पहले से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और अगर आपका मन है प्रॉफिट बुक करने का, तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से आज आपको मौका मिलेगा। जितना जिस लेवल पर आप बुक करना चाहें उतना आप बुक कर सकें, ये मौका आपको मिलेगा। सारी चर्चा आज सुबह 8 बजे की डिस्कशन में डिटेल्ड हुई थी। बढ़िया तरीके से मार्केट वैसे ही मैप होते हुए
इस नोट पर इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार।